हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करके एक टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से हम एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे होगा, दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप हेडिंग लगाएं, elevation of boiling point, elevation of boiling point। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इतनी बात हम कर चुके हैं कि जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू होगी। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डालते हैं, यानी सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। यानी जब भी हम किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, सॉलिड को मैं क्या बोल रही हूँ? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, तो उनकी वेपर्स नहीं बनती हैं, वो नॉन वॉलेटाइल हैं, वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किस में डाल रहे हैं? लिक्विड में। मान लो मैंने ले लिया जो सॉल्वेंट है वो वाटर, तो क्या होगा? ऐसा देखा गया, देखो एक कंटेनर मैंने लिया, उसमें वाटर है। क्या है? वाटर। और जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट डाला, यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने वाटर के वेपर प्रेशर को भी कम कर दिया। अगर इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट नहीं था, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि वाटर के जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, ध्यान से सुनना, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो वाटर के वेपर प्रेशर को इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने भी क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। क्योंकि आप देख रहे हो इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने वाटर का वॉल्यूम जो है, स्पेस जो है वो घेर लिया, तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब की बार जितना वाटर पहले वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने इसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, अब वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? रेज करना पड़ेगा। और जब टेम्परेचर रेज करेंगे तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी इस सॉलिड सॉल्यूट ने सॉल्यूशन के, आपके पास सॉल्यूशन बन गया, उसके बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली देखा जाएगा, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? मेरे साथ साथ लिखिए, व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आई एम सॉरी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसकी बात कर रहे हैं, इन द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। जैसा मैंने आपको बताया, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है सॉल्वेंट का। ठीक है, सो वी नीड टू रेज द टेम्परेचर, to make the vapor pressure equal to atmospheric pressure, to make the vapor pressure equal to atmospheric pressure, hence the boiling point of solution increases।
इंक्रीजेस। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कब आता है किसी सॉल्यूशन का? जब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है। और जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, वाटर के वेपर प्रेशर में कमी आ गई, क्योंकि इसने वाटर के बीच के जो स्पेस है उसको ले लिया और एक तरीके से रुकावट पैदा कर रहा है वेपर प्रेशर क्रिएट होने में। तो अगर हमें उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? रेज करना पड़ेगा। और जैसे ही हम रेज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात? अब मुझे एक चीज़ ऐड करनी है। अभी जो इनिशियली मैं आपको जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रही हूँ, या जितने भी हम यू कैन से कि हम जितने भी फॉर्मूलाज डराइव करेंगे, वो सारे एप्लीकेबल होंगे ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो भी सब्सटेंसेस अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे जो भी सॉल्यूट मैं लूँगी जो अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज का 1 मोल लिया, जब भी हम इसको वाटर में डालेंगे ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, नहीं होगा। यूरिया नहीं होगा। ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सुक्रोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी मैं सॉलिड सॉल्यूट ले रही हूँ अभी इनिशियली, वो कौन से ले रहे हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, और उसके लिए मैं आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी, दैट इज़ वेंट हॉफ फैक्टर। उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। मतलब मैं कभी भी सॉल्यूट NaCl नहीं लूँगी अभी, क्योंकि NaCl आपको पता है Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। हम लेंगे 1 मोल, बन जाएंगे 2 मोल आयंस, ठीक है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो अभी मैं जितनी भी बात करूंगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड करूंगी, यानी जो भी मैं सॉल्यूट ले रही हूँ वो कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इतना नोट करें, फिर हम इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? इतना नोट करें। यस, मैं इसे रब कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ किसकी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ तो आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों हुआ। अब ये देखना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंटली वी हैव फाउंड experimentally that elevation of boiling point जिसे मैं डेल्टा TB से डिनोट करूंगी, अभी आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी, is directly proportional to मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान रखना, मोलालिटी जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे? अभी बताते हैं। उससे पहले ये टर्म आई है डेल्टा TB, मैं इसको आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि डेल्टा TB क्यों आया। ध्यान से देखना, मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ किसके बीच में? वेपर प्रेशर जो मैंने y एक्सिस पर लिया और टेम्परेचर लिया मैंने x एक्सिस पर। ओके, सबसे पहले जब मैंने वाटर लिया और उसके अंदर कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला, तो मैं देखती हूँ कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ऐसे, ठीक है? और सपोज इस पॉइंट पर मुझे ये सॉल्वेंट है प्योर, किसका ग्राफ बना रही हूँ मैं? प्योर सॉल्वेंट। जब तक मैंने इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं ऐड किया है, प्योर सॉल्वेंट। मैंने इस पॉइंट पर देखा कि इस पॉइंट पर जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी ये जो पॉइंट है ये मुझे दिखा रहा है TB, T नॉट B। ध्यान लगाना, मैंने क्या लिखा है? नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर मुझे प्योर सॉल्वेंट का क्या मिल गया? बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ये क्या बन गया, सोल्यूशन। और मैं क्या देखती हूँ कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है सॉल्वेंट से, तो ऑब्वियसली ये एक ग्राफ जो मैं नेक्स्ट वाला बना रही हूँ वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये ग्राफ किसका है, सोल्यूशन का। किसका है, सोल्यूशन का। और अब क्या देख रही हूँ कि इस पॉइंट पर मुझे क्या मिल रहा है, वेपर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। अभी समझाया टेम्परेचर क्यों बढ़ाना पड़ा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए। यानी ये जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, टीबी। टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम, तो इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, यही क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी। आ रहा है समझ में, इट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो डेल्टा टीबी होता है वो किसके इक्वल होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी। ज़्यादा वाले बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से अगर हम प्योर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दें तो हमारे पास जो क्या आ जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी। बात समझ आ गई, ये ग्राफ समझ आ गया अच्छे से। ध्यान से समझना कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये है, जैसे ही हमने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला ये सॉल्यूशन बन गया और इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टीबी। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो डेल्टा टीबी है वो किसके इक्वल है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आ गई। यानी डेल्टा टीबी, प्रोपोर्शनिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, दैट इज के बी। के बी अभी बताती हूँ क्या है, के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को मैंने स्मॉल एम से, यानी आपको एक ये फॉर्मूला याद करना है, एक ये फॉर्मूला याद करना है। मोलालिटी आपको पता ही है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये ग्राम में दे रखा होगा तो इनटू में क्या कर देना, 1000। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी। मैंने बी क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स हैं और ए और बी में मैं हमेशा, आपको पता है, बी क्या लेके चलती हूँ, सॉल्यूट, और ए क्या लेके चलती हूँ, सॉल्वेंट। तो इसलिए मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया है। बात समझ आ रही है, इतना नोट करें। फिर हम Kb के बारे में पढ़ते हैं कि Kb क्या है। Kb एक कांस्टेंट है जिसके 2-3 नाम हैं और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। पर्टिकुलर सॉल्वेंट का Kb पर्टिकुलर होता है, हर सॉल्वेंट की Kb की वैल्यू है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी, नहीं दिया होगा तो हम Kb को एक फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो इतना नोट करें, फिर मैं इसे रब करके दोबारा से मैं आपको ऊपर से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये ग्राफ अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यस, रैप कर रही हूँ मैं इसे। ऑल राइट, तो हमारे पास आ गया क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी। और मोलालिटी आपको मैंने पढ़ाई रखा है, जिन्हें मोलालिटी टॉपिक नहीं आता है वो मैं जाके एक वीडियो देखें। मैंने मोलालिटी पे एक पूरा एक लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है, वीडियो डली हुई है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराए हुए हैं, क्योंकि मोलालिटी इसमें न्यूमेरिकल आने वाला है और न्यूमेरिकल में आपको इनमें से कोई भी चीज़ निकालने को बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए मोलालिटी क्या होती है। ऑल राइट, अब मैं बात करती हूँ Kb। Kb क्या है, Kb एक कांस्टेंट है जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसका एक और नाम है इब्यूलियोस्कोपिक, अजीब सा नाम है पर है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर। या एक और नाम भी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर Kb का डिफाइन आता है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं क्या बोल सकती हूँ, Kb इज डिफाइंड एज डेल्टा Tb
ध्यान से देखो, Kb इज डिफाइंड एज डेल्टा Tb इफ मोलालिटी इज यूनिटी। अगर मोलालिटी को हम यूनिटी मान लें तो Kb किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल्टा Tb के। तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना हो तो उसके साथ वाली चीज़ को यूनिटी मान लो, यूनिटी मतलब 1। ओके, तो ये जो चीज़ है वो लेफ्ट वाली चीज़ के क्या हो जाती है, इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन, मेरे साथ साथ लिखिए, Kb इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो ना, Kb इज डिफाइंड एज डेल्टा Tb, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलालिटी इज यूनिटी यानी 1। और मोलालिटी यूनिटी कब होगी, जब 1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए। सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम में डिजोल्व होंगे तो 1 आ जाएगी यूनिटी। यानी आप इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते थे, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तब डेल्टा Tb के इक्वल हो जाएगा क्या, Kb। ठीक है, Kb की यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखो, डेल्टा Tb की यूनिट होती है केल्विन, Kb की यूनिट हमें निकालनी है। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। तो Kb की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर आपसे Kb की यूनिट पूछी जाए तो केल्विन किलोग्राम, और ये मोल नीचे आ जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो ना, केल्विन किलोग्राम और ये पर मोल होगा, और पर मोल को जब मैं ऊपर ले गई तो क्या बन गया, मोल इनवर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट Kb। एंड क्वेश्चन में Kb की वैल्यू गिवन होगी। अगर Kb की वैल्यू गिवन ना हो तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए Kb निकालने का, R इंटू T0B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन इंटू 1000। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और ये जेई और नीट में ज़रूरत होती है। कभी कभी Kb का वैल्यू गिवन नहीं होता है, अदरवाइज CBSE के जो पेपर होगा उसमें आपको Kb का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं दे रखा होगा तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन गिवन होगा, गैस कांस्टेंट गिवन होगा, T0 भी तो आपको पता ही है, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट वो गिवन होगा। तो यहाँ से आप Kb कैलकुलेट करेंगे, तब फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो R क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपको पता ही है ना, 8.314 रख लेना। एंथैल्पी की बात हो रही है, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जो क्वेश्चन में गिवन होगा अगर Kb का वैल्यू गिवन नहीं होगा। तो यू कैन ईजीली कैलकुलेट Kb। बात समझ आ गई। तो डेल्टा Tb के दो फॉर्मूलाज याद रखने, एक तो Tb माइनस T0B, हेयर डेल्टा Tb इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, कई बार सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है। तो पहले डेल्टा Tb निकाल लो, उसके बाद डेल्टा Tb में T0B क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास Tb आ जाएगा, इधर ले जाना इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।